गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है सैटरडे यानी 2 मई 2020। तो गाइस करंट अफेयर्स वॉचडॉग में आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो देखिए क्या खूबसूरत लिखा है वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। तो गाइस एक प्रकार का ये सक्सेस मंत्र है। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं और आप जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, आप लक्ष्य उससे थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ताकि एक मैंने आपको रिसेंटली एक कोटेशन बताई थी कि निशाना जो है आपका चांद पर होना चाहिए। अगर निशाना चूक भी गया तो कम से कम आसपास के जो सितारे होंगे वहां पर तो लगेगा। तो गाइज इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। और आपको क्या करना है कि आपको अपने सपने को बड़ा रखना है, और उसके लिए अगर आप कभी फेल भी होते हैं तो गाइज आपको वो सपना त्यागना नहीं है। एक ना एक दिन, एक बार करने के बाद, दो बार करने के बाद, या एक दो तीन बार करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो गाइज देखते हैं आज के करंट अफेयर्स वॉचडॉग में। तो गाइस एक बात मैं आपको आज यहाँ पे बता दूं कि अब रिसेंटली जो आने वाला समय है इसमें काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूनियन टेरिटरी से हैं, या आप किसी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो गाइस जैसे ही ये कोरोना वायरस ओवर होगा तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं और वो हो जाएंगे। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो आपने स्टैटिक पार्ट अब तक पढ़ा है या करंट अफेयर्स का पार्ट पढ़ा है गाइज, उसको रिवाइज करना है। और रिवीजन के लिए मैंने सोचा है कि सैटरडे और संडे 2 दिन रखें, यानी ये जो आगे से अब करंट अफेयर्स की आपका जो ये वीडियो लेक्चर है ये सैटरडे और संडे को नहीं आएगा। तो गाइज ये मंडे टू फ्राइडे होगा। आपको सैटरडे और संडे को क्या करना है कि जितने भी करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ा है या आपका कोई भी मटेरियल पेंडिंग रहता है तो वो आप इसे कवर करें। गाइज ये सैटरडे और संडे मेरे लिए इस प्रकार लाभदायक होंगे क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट हमारा पेंडिंग है, जैसे हमने पॉलिटी शुरू किया हुआ है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, इंडियन बेल्ट फोर्सेस की वीडियोस हैं कुछ, तो गाइज ये काफी सारा पेंडिंग रह जाता है। तो सैटरडे और संडे को मैं जो स्टैटिक पार्ट है उनको भी एक अच्छा बूस्ट दूंगा। तो गाइज आपको क्या करना है कि सैटरडे और संडे को ये जो करंट अफेयर्स या जितना भी पढ़ा है इसको रिवाइज करना है और अपने प्रिपरेशन जो है उसको 4 चांद लगाने हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपको एग्जाम में बैठकर पेपर्स को क्लियर करना है। तो गाइस 2 मई 2020 में आज देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस आज का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये रिसेंटली रिपोर्ट आई थी तो ये कुछ गुड न्यूज भी लाई थी और कुछ बैड न्यूज भी लाई थी। गाइस काफी ज्यादा ये न्यूज में रही थी। तो कौन सी रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बताना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट। कि इंडिया में बर्ड्स का क्या सिस्टम है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या बर्ड्स के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट आई थी 2020 में। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों को देख के आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, इट इज द फर्स्ट comprehensive assessment of range, abundance and conservation status of birds in India that was released during the convention on the conservation of migratory species of wild animals CMS conference of the parties 13। तो गाइज ये कह रहा है कि इस प्रकार की ये फर्स्ट कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि किस किस रेंज में किस प्रकार के बर्ड्स रहते हैं, कौन से बर्ड्स जो हैं काफी ज्यादा मात्रा में हैं, या फिर उनका कंजर्वेशनल स्टेटस क्या है इंडिया में। इस प्रकार की रिपोर्ट जो है ये तब रिलीज की जब भारत में ही कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स की एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस होती है। तो क्या ये स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है, द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो गाइज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये कह रही है कि क्या ये रिपोर्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर की है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है, मच ऑफ द डाटा इज बेस्ड ऑन सिटीजन साइंस, दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बर्ड वॉचर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। कि इसमें ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इस में जो डेटा यूज किया गया है वो ज्यादातर सिटीजन साइंस के बेस्ड पे है, यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया या फिर जो फॉरेनर्स हैं वो जो
इस प्रकार की ऑर्निथोलॉजी में काम कर रहे हैं, यानी बर्ड्स की स्टडी में या बर्ड वॉचर्स हैं, उनके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया उसके बेस के ऊपर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट जो है 2020 पब्लिश की गई। तो गाइस ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, बी कह रहा 1 एंड 3, सी कह रहा 2 एंड 3, डी कह रहा 1, 2 एंड 3। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 3, क्योंकि ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। The State of India's Birds 2020 report, the first comprehensive assessment of range, abundance and conservation status of birds in India, has underlined concerns about some bird species and good news about a few others. तो guys सबसे पहले ये कह रहा है कि जो स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 रिपोर्ट थी, इसने इंडिया में जो बर्ड्स का स्टेटस है, कुछ बर्ड्स का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हुआ है, कुछ का डिग्रेड हुआ है। इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग Conservation of Migratory Species Conference of Parties 13, the international conference held recently in Gandhinagar। तो guys ये recently conference of the parties 13 जो है गांधीनगर गुजरात में होती है। The report was prepared as a partnership among 10 organizations including the। तो guys ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको प्रिपेयर नहीं किया है, बल्कि इसकी प्रिपरेशन में लगभग 10 ऑर्गेनाइजेशंस जो शामिल थी। कौन कौन सी थी? जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द नेचर बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया। तो गाइस ये अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड थी इस स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, जो 2020 में आई। मच ऑफ इट्स डेटा इज बेस्ड ऑन सिटीजन साइंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बर्ड वॉचर्स थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे कहीं पर सीसीटीवीज या कहीं पर खुद जाकर देखना फिजिकली, या अलग अलग सोर्सेज से जो बर्ड वॉचर्स ने डाटा इकट्ठा किया हुआ था, उसके बेस्ड पर ये 10 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 को प्रिपेयर किया। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ये राज परियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये काफी ज्यादा न्यूज में रही है। क्यों न्यूज में रही है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। राज परियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी ऑफ इंडिया। तो गाइस ये राज परियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश या भारत के राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर एक चीज काफी ज्यादा न्यूज में है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये राजपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइज आपको ये डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि जो जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर में डच्चीगाम नेशनल पार्क है, तो उसका अदर नेम 10 विलेजेस के नाम से रिलेट किया जाता है। तो ऐसे ही आप अगर जम्मू कश्मीर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेनेशन क्या रही है, राजपरियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is located in Anantnag district of Jammu and Kashmir. It spreads over an area of around 20 km square. This area was protected as a game reserve for Hangul during the Maharaja's period. तो गाइस हंगुल भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रायर टू 1948, इन 1981 इट वाज अपग्रेडेड टू द राजपरियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइस इसको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस कब मिला, 1981 को। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पीसीए फ्रेमवर्क है, इट इज एप्लीकेबल टू, ये किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, क्या होता है पीसीए फ्रेमवर्क। गाइज मैं एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूं। तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो गाइज ये चारों स्टेटमेंट्स हैं पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई का किसके ऊपर लग सकता है। तो चारों में से आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 3, बी कह रहा 1 एंड 2, सी कह रहा 1, 2 एंड 3, डी कह रहा 1, 2, 3 एंड 4। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 एंड 2, यानी ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी एक प्रकार से कहूं कि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वही पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं। तो गाइस देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। The Reserve Bank of India put several banks under prompt corrective action or PCA for not maintaining a desirable level of capital which restricts their business activity.
तो गाइस डिटेल में आपको इन शॉर्ट में ये बता दूं कि क्या है पीसीए फ्रेमवर्क। उस बैंक के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है जो बैंक आरबीआई की गाइडलाइन से बाहर जाता है। जैसे आरबीआई ने कहा है कि आपको सीआरआर या एसएलआर इतना रखना है, या कोई भी एक प्रकार की लिमिट आरबीआई सेट करता है और उसका उल्लंघन अगर पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक से किया जाता है तो वह आरबीआई इस पीसीए फ्रेमवर्क को वहां पर एग्जीक्यूट कर देता है। बिसाइड्स कैपिटल, पीसीए इज आल्सो ट्रिगर्ड इफ bad loans are higher than a minimum threshold and return on assets is lower than the threshold। तो guys अगर ये कैपिटल का ध्यान नहीं रखते यानी सीआरआर एसएलआर या किसी भी प्रकार का उल्लंघन करते हैं, इसके अलावा भी पीसीए फ्रेमवर्क जो है इसको ट्रिगर किया जा सकता है, इसको चलाया जा सकता है। कब? जब एनपीएस जो है, यानी एनपीए उसको कहते हैं जब कोई भी बैंक लोन दे देता है और उस लोन से ना ही उनको इंटरेस्ट मिलता है और ना ही प्रिंसिपल मिलता है, इस प्रकार के अमाउंट को एनपीए कहते हैं। तो गाइस अगर ये एनपीए ज्यादा हो जाते हैं या फिर जो लोन्स दिए होते हैं, जो एसेट्स होते हैं बैंक के लिए, उनके ऊपर रिटर्न्स एक प्रॉपर मात्रा में नहीं आती है, तो ये पीसीए फ्रेमवर्क इसको एग्जीक्यूट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर बैंक के ऊपर कर सकता है। द पीसीए फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ओनली टू कमर्शियल बैंक्स एंड नॉट एक्सटेंडेड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो गाइज जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे पब्लिक सेक्टर के हैं, उन्हीं पर पीसीए फ्रेमवर्क जो है इंपोज किया जाता है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कुछ टनल्स जो हैं काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट की या यूनियन टेरिटरी या फिर आप किसी सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मेज्ड। आपके पास एक साइड टनल है, दूसरी साइड उनकी लोकेशन है, बताया गया कि ये कहां पर है, तो आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। अटल टनल क्या ये उत्तराखंड में है? जोजिला टनल क्या ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है? सेला टनल क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? तो गाइज ये आपको यहाँ पर मैच करके बताना है, आप जो जो करेक्ट हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 1 एंड 2, बी कह रहा है 2 एंड 3, सी कह रहा है 1 एंड 3, डी कह रहा है 1 2 एंड 3। तो गाइज देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि ये जो अटल टनल है रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में है। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि ये देखिए हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है, यहाँ पर अटल टनल है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम जिनके बीच में सीला टनल बनाया गया है, और ये है लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जिसमें जोजिला टनल है। तो गाइज अब हम एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। अटल टनल, अब इसका पहले क्या नाम हुआ करता था? रोहतांग टनल या रोहतांग पास। तो रोहतांग टनल का नाम चेंज करके क्या बनाया गया है? इसका नाम हो गया है अब अटल टनल। नेम्ड आफ्टर इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, इज अ हाईवे टनल बीइंग बिल्ट अंडर द रोहतांग पास इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयाज ऑन द ले मनाली हाईवे। तो गाइस हिमाचल प्रदेश के थ्रू मनाली से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए ये अटल टनल है। और ये आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से रेंज पे है, ज़ंस्कार रेंज पे है या फिर पीर पंजाल रेंज पे है, काराकोरम रेंज पे है, शिवालिक रेंज पे है। तो गाइस ये पीर पंजाल का ईस्टर्न रेंज में है। At 8.8 kilometer length, the tunnel will be one of the longest road tunnels in India and is expected to reduce the distance between Manali and Keelong by about 46 kilometer। तो guys ये मनाली और केलोंग के बीच में बनाया जा रहा है। तो केलोंग के रिगार्डिंग आपको मैं ये एक चीज और बता दूं कि केलोंग रेलवे स्टेशन एक ऐसा इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना है जो टनल के अंदर रेलवे स्टेशन बना है। इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल एंड प्रदेश। जोजिला टनल ये जो है लद्दाख में है। इट इज अ 14.2 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल अंडर जोजिला पास ऑन द हिमालयस बिटवीन सोनमर्ग एंड द्रास टाउन ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो गाइज इस पर जो है काम चल रहा है। ये कहां पर है? ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो गाइज ये जो सीला टनल है, इट इज एन अपकमिंग रोड टनल प्रोजेक्ट इन सीला पास and is a step toward ensuring all weather connectivity between गुवाहाटी in असम and तवांग in अरुणाचल प्रदेश। तो गाइस जिस प्रकार से लेह और लद्दाख से पूरा भारत जो है
विंटर्स में कट हो जाता है। तो अगर ये जोजिला टनल बन जाता है तो इसके बाद क्या होगा कि थ्रू आउट द ईयर जो है, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, कोई भी एवरी सीजन में जो कनेक्टिविटी है लेह और लद्दाख की रेस्ट ऑफ इंडिया से हो सकती है। और यही दिक्कत जो है विंटर्स में अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में भी बनती है, यानी विंटर्स में यहाँ पर भी काफी हार्श वेदर हो जाता है। तो इसी कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सिला टनल बन रहा है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो गाइस जैसे अभी रिसेंटली एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जैसे बीएसएनएल जो है वो लगातार घाटे में जा रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है या फिर दीपम जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को देख के आपको क्या करना है, करेक्ट बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दीपम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल। कि जो भी स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये यूनिट्स हैं, उनकी अगर सेल करनी है तो ये दीपम जो है ये नोडल डिपार्टमेंट है, यानी इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता डिसइन्वेस्टमेंट का। क्या ये स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग करेक्ट है? सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, दीपम एंड नीति आयोग विल जॉइंटली आइडेंटिफाई पीएसयूज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। कि जो स्ट्रेटेजिक पीएसयूज हैं इंडिया के, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से यूनिट्स हैं, उनको अगर सेल करना है, किन किन को सेल करना है ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट और नीति आयोग दोनों मिलकर इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो क्या देखते हैं हम कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए कह रहा वन ओनली, बी कह रहा टू ओनली, सी कह रहा बोथ वन एंड टू, डी कह रहा नाइदर वन नॉर टू। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल। कि उनमें कितना शेयर जो है सेल करना है, कौन से पीएसयू में से सेल करना है, इन सब को इन सब इश्यूज से डील करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने क्या किसको ये जिम्मेदारी दी है? ये दी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट को। दिस वाज डन विद द व्यू टू स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्पीडिंग अप द प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज। तो गाइस ये किस लिए किया गया है? क्योंकि लगातार एयर इंडिया जैसे और भी काफी सारी इंडिया की जो पीएसयूज हैं वो काफी घाटे में चल रहे हैं। तो इस घाटे से बचने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट के बढ़ाने के लिए, उसको और तेजी देने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। दीपम एंड नीति आयोग विल नाउ जॉइंटली आइडेंटिफाई पीएसयूज फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस किस फील्ड में, कौन से पीएसयू में कितने स्टेक को सेल करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? दीपम और नीति आयोग दोनों मिलकर। तो गाइज ये था आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं almightyguidance@gmail.com, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो गाइज आपको क्या करना है कि ऑलमाइटी गाइडेंस को टेलीग्राम पर जाना है, और आपको वहां पर जाने से ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स मिलेंगे। उसके अलावा कम्पिटिटिव एग्जाम्स की काफी सारी बुक्स जो है पीडीएफ फॉर्म में शेयर की जाती हैं। तो गाइज आप अगर लगातार इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन नई शेयर की जाए वो आपको तुरंत अलर्ट के रूप में मिल जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।